जी 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 गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जी हाउ आर ऑल ऑफ यू? सर बारिश हुई है बहुत अच्छी। जी भाई कल की क्लास में हम धारा 2 सीआरपीसी को देख रहे थे और धारा 2 में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे भाई? हाई कोर्ट हम लोग सर ई तक पढ़ चुके हैं, हाई कोर्ट तक सर। ई तक हाँ। जी सर। हाई कोर्ट हम देख चुके हैं जी। एक्चुअली आज का मैंने बोला था कि 3 दिन का हम अपनी क्लास का लिंक जो है वो ओपन लिंक देंगे और इसका ओपन लिंक दिया हुआ है मैंने, और ओपन लिंक के माध्यम से भी काफ़ी साथी कुछ नए लोग क्लास से जुड़े हुए हैं। मैं सभी का वेलकम करता हूं जो नए साथी हैं क्लास में। ठीक है, ये 3 दिन के लिए ओपन लिंक है। बाकी इस क्लास में जो भी नए साथी आए हैं वो जुड़ के रुक के पढ़ के देखें, है ना। झांक के निकल जाने से कोई लाभ नहीं होगा आप लोगों को। आप लोग देखें और अच्छा लगे तो हमारी जो रेगुलर क्लासेस हैं उसमें आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगले वाला जो इसका हाई कोर्ट से जो अगली इसकी क्या धारा 2 का जो एफ क्लॉज है वो इंडिया के विषय में बात कर रहा है और इंडिया के बारे में बता रहा है कि इंडिया मीन्स द टेरिटरीज टू विच दिस कोड एक्सटेंड्स। भारत से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन पर इस संहिता का विस्तार है। और हमने कहाँ पढ़ा है इसका विस्तार के बारे में? धारा 1 में बताया गया है ना कि कहाँ कहाँ लागू होती है, कहाँ कहाँ लागू होती है। हाँ सर, धारा 1 में। हाँ जयबुनिशा आप बताइए कि धारा 1 में हमने क्या पढ़ा था? सर ये ऑल इंडिया में होती है। सर ऑल इंडिया में होती है, पर कुछ जो है अध्याय हमारे 8, 10 और 11 वो नागालैंड और जनजाति क्षेत्र में लागू नहीं होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और उन्हें अगर लागू कराना हो तो जो स्टेट है वो नोटिफिकेशन जारी करके 8, 10, 11 चैप्टर को लागू करा सकती है। दूसरी बात ये जी पूरी बात आप बताइए। उसमें पूरा ही है। वहाँ के स्टेट को जो है वो ये क्षमता दी गई है कि वो अपने यहाँ नोटिफिकेशन के द्वारा उन अध्यायों को भी जो है लागू कर सकता है, कुछ हिस्सा या पूरा या जैसा भी उनको उचित लगे, ये उनके बिहाफ पे छोड़ा हुआ है। ठीक है, अब एक अगली जो धारा है 2G में जो है जांच है, इंक्वायरी है। ठीक है, तो जी से आप इसको कनेक्ट कर लीजिए, 2G फॉर जांच। हालांकि जी का मतलब आप जो है हिंदी वाला जे लगाइए वहाँ, तो 2G में इंक्वायरी है। और इंक्वायरी क्या बोलता है? इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। ये कह रहा जांच से अभिप्रेत है कि विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। जी, तो ये जांच कब होती है भाई? इंक्वायरी का जो काल है, एविडेंस सारी आ जाएगी। हाँ मैम। हाँ, जो सर ट्रायल हमारा शुरू होगा सर एविडेंस से, उससे पहले जो डॉक्यूमेंट आएंगे वो हाँ जांच में। जी मैम, आप तो अच्छी स्टूडेंट हैं, जो ख़राब स्टूडेंट हैं उनको अवसर दीजिए बोलने का। सर इसमें ये भी तो होगा कि कोर्ट में आने से पहले हाँ जो इन्वेस्टिगेशन एक तरह से वही जांच होगी ना, जो मजिस्ट्रेट जांच करते हैं कोई भी है। एक्चुअली मतलब यहाँ कोर्ट जांच नहीं कर रही है उसकी। 3 चीज़ें हैं, क्या है? ट्रायल है, इंक्वायरी है और इन्वेस्टिगेशन है। तो तीनों को आप अलग अलग समझें। इन्वेस्टिगेशन तो वो एरिया है जहाँ के कोई पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति जो है वो साक्ष्य एकत्र करे, और साक्ष्य एकत्र करने के बाद जब न्यायालय के समक्ष रख दिया जाता है तो न्यायालय जो है वहाँ मजिस्ट्रेट या न्यायालय, ये जो बात की जा रही है 2G में, यहाँ कहा जा रहा है कि वो उसको इंक्वायर्ड कर सकता है, वो उसकी जांच कर सकता है कि वेदर, मतलब जो मेरे पास ये मटेरियल भेजा है, इन्वेस्टिगेशन के द्वारा भेजा गया है, क्या वास्तव में मतलब जांच की जा सकती है उसकी। सर आपकी आवाज़
आवाज़ जी सर, आवाज़ नहीं आ पाई। एक्चुअली आज मेरे यहाँ ना नेटवर्क का कुछ इशू है। मैं पहले ही रिक्वेस्ट डाली है अपने जो वाईफाई प्रोवाइडर है उसको, रिक्वेस्ट डाली है कि नेटवर्क बड़ा स्लो आ रहा है। एक्चुअली एक वीडियो में चला रखी थी यूट्यूब पे, तो वो वीडियो भी बहुत ही बफरिंग चल रहा था उसमें। तो हो सकता है कि कुछ नेटवर्क इशू की वजह से आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रही हो। जी, अभी कैसी आवाज़ है? कुछ अंतर आया कि पहले जैसी है भाई? हेलो, कुछ ठीक है सर। या मैं एग्जिट करके दोबारा एंटर करूं? हो सकता है कुछ अंतर पड़े। जी हेलो, हाँ जी, आप कैसी आवाज़ आ रही है? सर आपका माइक। ओह सॉरी, हाउ इज़ दैट? कुछ अंतर आया भाई पहले से? जी गुड इवनिंग। तो हम लोग देख रहे हैं इंक्वायरी। तो इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। जांच से अभिप्रेत विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। ठीक है, तो ये कह रहा है, केस लॉ नोट कर लीजिए, अलीम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अलीम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एपी। एपी कौन सा स्टेट है एनु? आंध्र प्रदेश या जी। अरुणाचल प्रदेश। बहुत अच्छे, दो बन सकते हैं एपी से। अरुणाचल प्रदेश भी बन सकता है, आंध्रा भी बन सकता है। जी, तो एक्चुअली ये यूपी का केस है, एपी का दूसरा है। ये है अलीम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1982 CRLJ 1264। साइटेशन सबको समझ आ गया भाई? अलीम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1982 CRLJ 1264। अब मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? जी ठीक है सर। जी, तो इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, जी, कोर्ट ने कहा कि आरोप को विनिर्मित करने से पूर्व मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच कही जा सकती है। क्या मतलब कि जब मजिस्ट्रेट के सामने पूरा मटेरियल आ गया, ठीक है, और उसने कॉग्निजेंस ले लिया, कॉग्निजेंस लेने के और आरोप की विरचना के मध्य का जो काल है उसमें क्या की जा सकती है? इंक्वायरी की जा सकती है। जो वो पोर्शन जो है, क्योंकि जैसे ही हम आरोप की विरचना हो जाती है तब ट्रायल का फेस स्टार्ट हो जाता है केस में। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़ें। अगले वाला जो सेक्शन है इसका 2H, वो कह रहा है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन शब्द आप बार बार सुनते होंगे, जी सर। जो भी फौजदारी के हमारे साथी हैं वो इन्वेस्टिगेशन शब्द बार बार आता है। और इन्वेस्टिगेशन का मतलब है, हिंदी का मतलब है अन्वेषण। अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन क्या है ये 2H बता रहा है। और ये कह रहा है इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द collection of evidence conducted by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf। तो अन्वेषण के विषय में हिंदी का जो क्लॉज है वो 2J है और इंग्लिश का जो है वो 2H है। और इसमें क्या बताया जा रहा है कि अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्यवाही हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा, दो ऑप्शन है यहाँ, इनको इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है? पुलिस अधिकारी कर सकता है या
मजिस्ट्रेट से भिन्न, यानी कि मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। मजिस्ट्रेट हैज़ नो पावर टू इन्वेस्टिगेशन। ठीक, ये कह रहा मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाए। तो इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ये सवाल आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया है। तो वो बोलते हैं कि अन्वेषण का उद्देश्य क्या है? तो अन्वेषण का उद्देश्य ये है कि साक्ष्य का कलेक्शन, साक्ष्य को एकत्र करना। और वो कौन करेगा? वो पुलिस अधिकारी, प्राइमा फेसाई मोस्टली पुलिस अधिकारी करते हैं इन्वेस्टिगेशन, या इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है कि पुलिस अधिकारी के अलावा भी मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी व्यक्ति को यदि इन्वेस्टिगेशन का भार दिया जाए तो पुलिस अधिकारी के अलावा भी कोई व्यक्ति जो कि खुद मजिस्ट्रेट ना हो, ये ध्यान रखिएगा। मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं? इंक्वायरी कर सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन अन्वेषण नहीं कर सकते। ये ध्यान रखिएगा। इज दैट ओके? हाँ जी, क्लियर है? अगली धारा देखते हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में बात कर रही है 2I। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है? ठीक, न्यायिक कार्रवाई। कौन सी कार्रवाई न्यायिक होती हैं ये बताया है 2I में। और ये कह रहा है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ऑथ। ये कह रहा है कि न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत कोई भी ऐसी कार्रवाई है जिसके अनुक्रम में क्या किया जाता है? साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। ठीक है डियर, न्यायिक कार्रवाई आपको समझ में आया? न्यायिक कार्रवाई क्या कह रहा है? 2I, और हिंदी का क्लोज है 2 झा। देखिए, आप सभी जो है वो बाइलिंगुअल बेरेक्ट्स लेके पढ़ाई करें। ठीक है, बाइलिंगुअल बेरेक्ट से क्या होगा कि आप तो एक तो आपका जो ट्रांसलेशन वाला मुद्दा है काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी, और आप बाइलिंगुअल को पढ़ें। ऐसा ना करें कि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो केवल हिंदी वाला एरिया पढ़ें। मैं प्रयास आपको ये करता हूँ कि दोनों भाषाओं में बेरेक्ट को समझाने का प्रयास करता हूँ। दोनों भाषाओं पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि मेंस एग्ज़ाम में आपका भाषा का एक पेपर होता है, और जहाँ आपकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं की क्या परख ली जाती है कि भाई ये बंदा कितना मजबूत है। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वहाँ मिलता है, प्रीसी राइटिंग वहाँ मिलता है, निबंध लेखन वहाँ मिलता है। और PCSJ में तो आप देखेंगे कि इस बार से इन्होंने अलग अलग पेपर कर दिए। पहले तो 200 नंबर का एक पेपर होता था, HGS में अभी भी 200 नंबर का एक पेपर है, सॉरी 100 नंबर का हो गया वहाँ। पहले 200 नंबर का हुआ करता था, तो वहाँ 100 नंबर का एक पेपर है। और PCSJ के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए क्या कर दिया गया है इस बार से, जिन्होंने मेंस इस बार लिखा होगा या जिन्होंने नोटिफिकेशन देखा होगा, तो लैंग्वेज के वहाँ 2 पेपर कर दिए 100 नंबर के। पहले 200 नंबर का एक ही पेपर होता था, अब 100 नंबर का हिंदी का अलग कर दिया और अंग्रेजी का अलग कर दिया। तो मेरी आप लोगों से यही सलाह है कि आप बेरेक्ट्स जो हैं एक तो अप टू डेट रखें, पुराने बेरेक्ट से ना पढ़ें, और बेरेक्ट आपका कैसा होना चाहिए? बाइलिंगुअल होना चाहिए, और उसको आप दोनों भाषाओं में पढ़ें, तो उससे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से कानून समझ में आएगा। इज़ दैट ओके? जुडिशियल प्रोसीडिंग आपको समझ आया भाई? जी, अगला जो हमारा सेक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 2J, और 2J लोकल जुरिस्डिक्शन। तो J फॉर जुरिस्डिक्शन। याद करने के लिए कानून बनाने वालों ने आपकी सुविधा के लिए काफ़ी आपको लिंक दिए हुए हैं। तो जहाँ J आया हुआ है तो J का मतलब है जुरिस्डिक्शन। तो लोकल जुरिस्डिक्शन क्या है वो बता रहा है 2J। ये कह रहा है लोकल जुरिस्डिक्शन इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मैजिस्ट्रेट मीन्स द लोकल एरिया विद इन विच द कोर्ट
or magistrate may exercise all or any of his power under this code, and such local area may comprise the wholes of the states or any part of the state as the state government may by notification specify। ये कह रहा है किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता क्या होती है, ये 2 अंगे में बताया है। इंग्लिश में हमने कौन सा सेक्शन पढ़ा है भाई जुरिस्डिक्शन के लिए? 2J और J फॉर जुरिस्डिक्शन, तो आप इसको ऐसे कनेक्ट कर लें, ठीक। तो ये कह रहा है कि किसी न्यायालय मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता से वह स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। भाई स्थानीय अधिकारी या उसका जुरिस्डिक्शन क्या होगा? भाई मान लीजिए एक मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन बता दिया, कैसे जुरिस्डिक्शन तय होता है मजिस्ट्रेट का? कोई बताएगा? कल्पना, किसी मजिस्ट्रेट को कितने एरिया पर जुरिस्डिक्शन है, ये कैसे देखते हैं हम लोग? जी सर। हाँ कल्पना बताइए। नहीं, मेरी आवाज़ तो आपको क्लियर आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है अब आवाज़ में? ब्रेक हो रही है सर बीच बीच। हाँ कुछ शोभित कुछ नेटवर्क इशू है मेरी साइड पे, आज बड़ा नेटवर्क स्लो चल रहा है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि किसी न्यायालय का जुरिस्डिक्शन हम कैसे चेक करते हैं, कैसे पता चलता है कि जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है, कैसे है? जी, जहाँ पे कंसर्न मजिस्ट्रेट को पावर्स हों कि वो अपनी पावर्स को जो कोड ऑफ लॉ में उसे मिली है एक्सरसाइज कर सकता हो। जी, तो सामान्यतः आगे क्या कह रहा है कि प्रैक्टिकली हम बात करते हैं तो जो पुलिस स्टेशन होते हैं, कंसर्न पुलिस स्टेशन, हाँ जिनका पुलिस रिपोर्ट उसको सबमिट की जाती है, जहाँ कॉग्निज लेने की बेसिकली उसको पावर है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन हम उसको सुपुर्द किए गए थानों से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, कि भाई एक मजिस्ट्रेट के पास 3 थाने हैं तो वो तीनों थानों का जो एरिया है वो जुरिस्डिक्शन उसको दिया गया है, ठीक है। और जहाँ तक सीजीएम साहब का मामला है तो सीजीएम साहब के पास कुछ मामलों में पूरा डिस्ट्रिक्ट ही रहता है, कुछ विशेष मामले आ जाते हैं तो, ठीक है। तो कह रहा है कि और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग समाविष्ट हो सकता है जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। तो कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट के क्षेत्र में पूरा राज्य या उस राज्य का कुछ भाग जैसा कि अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, ठीक है। ये न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता को बता रहा है 2J लोकल जुरिस्डिक्शन। और सामान्यतः मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन जो है वो हम उनको प्रदत्त किए गए थानों के जुरिस्डिक्शन से उसको एवेलुएट करते हैं कि एक मजिस्ट्रेट साहब को अगर 3 थाने दिए हुए हैं तो उन 3 थानों का जुरिस्डिक्शन उन पे है, ठीक है। और मान लीजिए सीजीएम साहब हैं, वैसे तो सीजीएम साहब पे भी थाने बटे रहते हैं, वो अपने पास कुछ थाने रख के बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग मजिस्ट्रेट को। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जैसे अगर किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई मामला आए तो उसका जुरिस्डिक्शन केवल सीजीएम को ही सुनने का है, चाहे वो कंप्लेंट जाए चाहे वो पुलिस रिपोर्ट आए, ठीक है। शोभित, क्लियर है? जी। अब 2K मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया महानगर क्षेत्र, ये कह रहा है मेट्रोपॉलिटन एरिया मीन्स द एरिया डिक्लेयर्ड और डीम्ड टू बी डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 8 टू बी आ मेट्रोपॉलिटन एरिया। ये कह रहा है महानगर क्षेत्र से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो धारा 8 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है या घोषित समझा गया है। धारा 8 कहाँ की? जी, सौरभ गुप्ता जी कुछ कह रहे हैं क्या? माइक खोला हुआ है भैया जी।
तो धारा 8 किसका है भैया? सीआरपीसी सर। हाँ, सीआरपीसी का था। सीआरपीसी की धारा 8 में बताए। धारा 8 को देख लेते हैं क्या कह रहा है धारा 8। धारा 8 पढ़िए, परवेश भाटी जी आप पढ़िए धारा 8। सौरभ गुप्ता जी आपका माइक खुला हुआ है भैया, आप ऑफ कर लीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है। सौरभ गुप्ता। हेलो हेलो जी सर। सौरभ जी आपका माइक खुला हुआ है। सौरभ जी आप माइक महानगर ऑफ क्षेत्र धारा 8 में सब दे रखा है। महानगर क्षेत्र राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उस तारीख से जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए राज्य का कोई क्षेत्र जिसमें ऐसा नगर या नगरी समाविष्ट है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है जी। इस संहिता के प्रयोजनों के लिए जी। इसका स्पष्ट हुए सर। इस संहिता के प्रारंभ से मुंबई, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी नगरों में से प्रत्येक और अहमदाबाद नगर उपधारा 1 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किए गए समझे जाएंगे। मतलब इनमें सब दे रखा है। राज्य सरकार अब द्वारा महानगर क्षेत्र की सीमाओं को कम कर सकती है या परिवर्तित कर सकती है, किंतु ऐसी कमी या परिवर्तन इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि उस क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से कम रह जाए जी। क्लॉज 4 कहता है सर इसका, जहां किसी क्षेत्र के महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने या घोषित समझे जाने के पश्चात ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से कम हो जाती है, वहां ऐसा क्षेत्र ऐसी तारीख को और उससे जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निर्दिष्ट करे महानगर क्षेत्र मिला। किंतु महानगर क्षेत्र रहने पर भी ऐसी जांच, विचारण या अपील जो ऐसे न रहने के ठीक पहले ऐसे क्षेत्र के किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित थी, इस संहिता के अधीन इस प्रकार निपटाई जाएगी मानो वह महानगर क्षेत्र हो जी। सब क्लॉज 5 इसमें सर कह रहा है, जहाँ तक राज्य सरकार धारा 3 के अधीन किसी महानगर क्षेत्र की सीमाओं को कम करती है या परिवर्तित करती है, वहाँ ऐसी जांच, विचारण या अपील पर जो ऐसे कम करने का परिवर्तन के ठीक पहले किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित थी, ऐसे कम करने का परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होगा और ऐसी प्रत्येक जांच, विचारण या अपील इस संहिता के अधीन उसी प्रकार निपटाई जाएगी मानो ऐसी कमी या परिवर्तन न हुआ हो जी। तो ये स्पष्टीकरण भी है सर। हाँ, स्पष्टीकरण भी है इस इसका। धारा में जनसंख्या पद के नवीनतम जी सर, इस धारा में जनसंख्या पद के नवीनतम पूर्ववर्ती जनगणना में यथा अभिनिश्चित वह जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके जी। तो धारा 8 ने ये बताया कि जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं वो महानगर हैं। ठीक है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी कुछ महानगर हैं अब आज की डेट में। कौन कौन से हैं भाई, कुछ आइडिया? कानपुर है सर, लखनऊ है। कानपुर, लखनऊ, मेरठ की क्या स्थिति है? मेरठ भी महानगर है। जी जी सर, वहाँ भी है सर। तो महानगरों में जो मजिस्ट्रेट हैं वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के नाम से जाने जाते हैं। सामान्य जिलों में सीजीएम साहब सबसे बड़े पेरेंट कोर्ट होते हैं लोअर कोर्ट्स में, और वहाँ सीएमएम होते हैं। ठीक है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है भाई। अब इसका जो अगला सब सेक्शन है 2L बात कर रहा है नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस की, असंज्ञेय अपराध। तो ये कह रहा है नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कोग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच a police officer has no authority to arrest without warrant। ठीक है, संज्ञेय मामलों में हमने पढ़ा था
कि वहाँ बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता था पुलिस अधिकारी, और यहाँ हमने असंज्ञेय अपराध और असंज्ञेय मामले जो 2L में बताए गए हैं, और हिंदी का जो सब क्लोज है वो 2 ठा है। ये कह रहा है कि असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और असंज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तारी करने का प्राधिकार नहीं होता है। क्लियर है माय डियर? और अगली जो धारा है वो नोटिफिकेशन के बारे में बात करता है। 2M में N बताया गया है, 2M में नोटिफिकेशन है, और नोटिफिकेशन मीन्स अ नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गज़ेट। अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है। अधिसूचना किसको कहा जाएगा? जिसका प्रकाशन कहाँ किया जाएगा? हमारा जो राजकीय गज़ेट होता है उसमें प्रकाशित किया जाएगा, तब उसको अधिसूचना माना जाएगा। अधिसूचना माने अधिकृत सूचना, ठीक है। और जिसको कहाँ प्रकाशित किया गया है? राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। राजपत्र तो आप सब जानते ही होंगे, राजपत्र क्या होता है जी। कोई बताएगा भाई? राजपत्र पर कोई प्रकाश डालेगा? एनू आप बताइए। गजट तो सरकारी गजट ये सब जो राष्ट्रपति द्वारा संस्तुति हो। हाँ, वो स्टेट में भी होता है, राजकीय अपना स्टेट का भी होता है, भारत सरकार का भी होता है, ठीक है ना। तो ये अधिसूचना से आप इतना समझिए कि ऑफिशियल गज़ट में जिस चीज़ का प्रकाशन होगा उसे अधिसूचना धारा 2 MCRPC के द्वारा बताया गया है। और 2N बात करता है ऑफेंस की। अपराध, अपराध हमने IPC में भी पढ़ा था। अपराध कहाँ पढ़ा था IPC में हमने? कल्पना चौहान। 40 धारा 40 में हमने ऑफेंस पढ़ा था, और यहाँ ऑफेंस 2N में बताया गया है, और ऑफेंस के बारे में सीधी सीधी बात बता रहा है। ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच आ कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 1 ऑफ 1871। ये कह रहा है कि अपराध से ऐसा कोई कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया हो, ठीक है। और उसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अतिचार अधिनियम 1871 नंबर 1 1871 का की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता हो। तो अपराध को पहले सीधा बताया और फिर एक स्पेशल एक्ट बताया कि यदि एक ऐसा कोई कृत्य है जिसके विषय में धारा 20 जो पशु अतिचार अधिनियम की है 1871 के, यदि धारा 20 में किसी कृत्य के विषय में कंप्लेंट की जा सकती हो तो वो भी अपराध है, ठीक। क्लियर है भाई? किसी को कोई डाउट? समझ आ गया कल्पना? क्लियर जी सर। जी। अब अगला जो सेक्शन है वो 2O है, और O से डायरेक्ट कनेक्ट कर लीजिए, ऑफिसर इन इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। तो देखिए O टू ऑफिसर, O से क्या बनता है? O फॉर ऑफिसर, ऑफिसर इन इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। ये कह रहा है पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी कौन है। ये कह रहा है ऑफिसर इन इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स when the officer in charge of the police station is absent from the station house or are unable from illness or other cause to perform his duties, the police officer present at the station house who is the next in rank to such officer and is above the rank of constable, or when the state government so directs,
एनी अदर पुलिस ऑफिसर सो प्रेजेंट। देखिए, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी इस धारा 2(ओ) में बताया गया है, और 2(ओ) में जो बताया जा रहा है पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी के विषय में बात कर रहा है। लेकिन ये कह क्या रहा है? ये पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी कौन होगा उसे ना बता के उसकी एब्सेंट में बता रहा है कि एब्सेंट में जो व्यक्ति है वो भी पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी है। ये कह रहा है पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के अंतर्गत जब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी थाने से अनुपस्थित हो, ठीक है, या बीमारी या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब थाने में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी है जो ऐसे अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे है। ठीक है भाई, चलो मान लिया यहाँ तक ठीक है। और कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर है, यानी कि 2(ओ) ये कहना चाह रहा है कि कांस्टेबल को छोड़ के कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर वाला कौन अधिकारी होता है भाई पुलिस में? एनू, आप बताइए, पुलिस विभाग से ताल्लुक़ रखती हैं आप? दरोगा होता है, सब इंस्पेक्टर। नहीं, कांस्टेबल से ऊपर हेड कांस्टेबल होता है। कांस्टेबल से ऊपर तो कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल होता है। हाँ, तो इसका मतलब ये धारा ये कह रही है, ये धारा ये कह रही है कि अगर हेड कांस्टेबल उपस्थित है केवल उसके बाद, तो हेड कांस्टेबल को भी चार्ज दिया जा सकता है, थाने का भार साधक, है ना? ठीक है, ठीक नीचे है। ये कह रहा है कि ऐसे अधिकारी की पंक्ति से ठीक नीचे है और कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर है। तो कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर कौन अधिकारी हुआ? हेड कांस्टेबल हुआ। या जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तब इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी है। और यहाँ ये भी बता दिया गया कि अगर राज्य सरकार स्पेशली कोई आदेश कर रही है तो फिर वो कांस्टेबल को भी चार्ज दे देगी। क्यों? ये जो लास्ट वाली लाइन है इसका इंटरप्रिटेशन अगर हम करें तो क्या निकल के आ रहा है? या जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तब इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी है। समझे? वैसे तो ये उस समय की अवस्था है जब दरोगा भी थाने में एक हुआ करता था, ठीक है। अब तो हालात ये हैं कि थानों में दरोगा कम है, इंस्पेक्टर ज़्यादा है। इतने प्रमोशन हो गए हैं पुलिस डिपार्टमेंट में कि कुछ स्थानों पे तो उल्टी गंगा बहती नज़र आती है। आप लोगों ने भी देखा होगा, जो फौजदारी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे साथी हैं, कुछ थानों के इंचार्ज तो हैं SI 2 स्टारर, और उनके मातहत 4 इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं। ये ऐसी उल्टी गंगा जो है पुलिस डिपार्टमेंट में बह रही है। हमारे यहाँ कई थानों में ऐसा कई बार होता है कि कप्तान साहब ने अपने चहेते दरोगा को इंचार्ज बना दिया और दरोगा के नीचे जो है 4 इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं। कोई चौकी इंचार्ज है इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये जो व्यवस्था यहाँ हमने देखने को पड़ी कि कांस्टेबल तक अफसर आ जाए, वो स्थिति आज की डेट में नहीं है। आज तो एक चौकी पे आप जाके देखोगे तो इंस्पेक्टर 3 स्टारर चौकी इंचार्ज ही संभाल रहा है। थाने का प्रभार 2 स्टारर को दिया हुआ है और 3 स्टारर उसके नीचे काम कर रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था इसमें भार साधक अधिकारी की दी थी, ये उस टाइम की लिखी हुई है जबकि बहुत कम इंस्पेक्टर तो ढूंढे नहीं मिलता था। पूरे ज़िले में 1-2 कोई कोतवाल होते थे, उनका रुतबा होता था। अब कोतवालों की स्थिति ये हो गई कि वो बेचारे पिकेट ड्यूटी कर रहे हैं। तो पुलिस थाने का भार साधक आपको समझ आ गया। कुल मिला के इस धारा ने हमें ये नहीं बताया कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी बनाया किसको जाएगा, उसके स्थान पे बता दिया कि अगर ये बीमारी की वजह से गायब है या किसी वजह से और अनुपस्थित है। अनुपस्थित कैसे हो सकता है? ये बाय द लीव भी तो अनुपस्थित हुआ जाता है ना भाई। आप छुट्टी लेके भी तो अनुपस्थित ही रहते हैं जी। क्लियर है भाई? 2O 2P फॉर प्लेस, 2P फॉर प्लेस। ये कह रहा है भाई, प्लेस इंक्लूड्स ए हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल। स्थान के अंतर्गत गृह, भवन, तंबू, यान और जलयान भी हैं।
सब चीज़ आ गई स्थान में, ग्रह, भवन, तंबू, यान और जलयान। ठीक है। अब 2Q में प्लीडर को बताया गया है। प्लीडर 2Q बात कर रहा है प्लीडर की, और प्लीडर कह रहा है व्हेन यूज्ड विद रेफरेंस टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट मीन्स अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू प्रैक्टिस इन सच कोर्ट एंड इंक्लूड्स एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू एक्ट इन सच प्रोसीडिंग। तो प्लीडर के बारे में कहा गया है कि किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही के बारे में प्रयोग किए जाने पर प्लीडर से ऐसे न्यायालय में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत कोई भी अन्य व्यक्ति है जो ऐसी कार्यवाही में कार्य करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से नियुक्त किया गया है। तो प्लीडर समझ आया जेबुनिशा? जी सर। क्या है, क्या समझ आया है बताइए एक बार जरा। जी शोभित आप बताइए। जयबुनिशा नहीं बताना चाह रही हैं लगता है। मेरी आवाज़ तो अब ठीक आ रही है भाई सबको? सर थोड़ा ब्रेक हो रही है, आवाज़ रिपीट करेंगे? अभी तो ठीक आ रही है सर। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ प्लीडर से क्या समझ आया, थोड़ा सा प्लीडर पे आप लाइट डालिए, कुछ अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्लीडर किसे कहा गया है यहाँ 2Q में? प्लीडर मतलब सर वो है जिसको कोर्ट रिकॉग्नाइज करे, बीइंग अ प्रैक्टिशनर। हाँ इसमें ये कहा गया कि लीगल प्रोसीडिंग है, कोई प्रोसीडिंग है कोर्ट कोई कोर्ट प्रोसीडिंग है सर, वहाँ पे किसी पर्सन को ऑथराइज कर दे कोर्ट, हाँ या किसी लॉ के थ्रू, जैसे हमारा एडवोकेट्स एक्ट 1961 है उसमें जिसको ये लोग अपॉइंट कर देते हैं एज एन एडवोकेट, हाँ वो भी हो सकता है कि कोर्ट amicus क्यूरी अपॉइंट कर देती है। हाँ कई बार कोर्ट जो है एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए किसी को कॉल कर देती है, बिल्कुल। वो भी ट्रीट कर सकता है। मान लीजिए किसी CM को बुला दे, उसमें कहे कि आप मेडिकल इस पे असिस्ट करिए कोर्ट को, देन ही कैन ऑल्सो बी अ प्लीडर। ये भी एक केस लॉ है। ठीक 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 ठीक, बहुत अच्छे जी। अब अगली जो धारा है वो 2R बात कर रहा है, और 2R बात कर रहा है पुलिस रिपोर्ट। तो R से रिपोर्ट कनेक्ट कर लीजिएगा भैया। R में क्या है? रिपोर्ट है। कैसी? पुलिस रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू ए मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173। ये कह रहा है पुलिस रिपोर्ट से पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 किस? इस एक्ट की, CRPC की धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। ठीक है भाई। और अगला जो है वो 2S है, और S से भी कनेक्ट हुआ है पुलिस स्टेशन। पुलिस रिपोर्ट को चार्जशीट भी तो कहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, इसे पुलिस रिपोर्ट बोला जाता है, चार्जशीट भी कह देते हैं। जी 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 जी। देखिए पुलिस रिपोर्ट दोनों ही अवस्था में पुलिस रिपोर्ट है, चाहे वो FR के रूप में है, चाहे वो चार्जशीट के रूप में है, दोनों ही अवस्था में वो पुलिस रिपोर्ट है। ठीक है। S फॉर पुलिस स्टेशन। तो यहाँ भी कनेक्टिविटी आपको याद करने के लिए बन रही है। सेक्शन है 2S, और बात कर रहा है किसकी? पुलिस स्टेशन की। पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी ए पुलिस स्टेशन एंड इंक्लूड्स एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। पुलिस थाना से कोई भी चौकी या स्थान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा साधारणतः या विशेषतः पुलिस थाना घोषित किया गया है, और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी है। तो थाना और थाने का पूरा लोकल जुरिस्डिक्शन भी तो घोषित किया जाता है। भाई एक थाने की सीमा कहाँ तक है, दूसरे थाने की सीमा कहाँ से शुरू होती है। ठीक है, ये राज्य सरकार तय करती है। राज्य सरकार ही तय करती है कि भाई अब यहाँ थानों की संख्या बढ़ानी है, घटानी है। घटाने का तो मतलब ही नहीं है,
बढ़ता ही जाता है, ऐसा मामला है ये तो। ठीक है, तो पुलिस थाना जो है वो 2S में है। और अगली जो धारा बात कर रही है टी कह रहा है प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड मीन प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस कोड। विहित से इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। तो प्रिस्क्राइब्ड शब्द यहाँ बता दिया गया है। यू में बात की जा रही है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो लोक अभियोजक से धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है। धारा 24 जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अच्छे से पढ़ा जाएगा। यहाँ इन्होंने समझा दिया गया है कि कौन है। तो धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी है। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के निर्देशों के तहत कोई कार्य कर रहा है तो वो भी लोक अभियोजक यहाँ बताया गया है। और अगला जो इसका 2V है वो बात कर रहा है भैया सब डिवीज़न। सब डिवीज़न मीन्स अ सब डिवीज़न ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। सब डिवीज़न आप देखते होंगे जिलों के हिस्से बटे रहते हैं। ठीक है, जहाँ पर सामान्यतः SDM जो है उस क्षेत्र के प्रभावी वो होते हैं प्रभारी। तो वैसे उपखंड को बताया गया है कि थाने के जो पार्ट कर दिए गए वो उपखंड हैं, सब डिवीज़न हैं। ठीक है, और प्रत्येक सब डिवीज़न पर सामान्यतः जहाँ SDM बैठते हैं वहाँ पुलिस के नज़रिए से जो है वो सर्कल ऑफिसर CO जिसको बोलते हैं, मोस्टली वहाँ CO पुलिस का जो है वो SDM के साथ कॉम्बिनेशन करता है, पुलिस महकमे का हिसाब किताब देखता है वहाँ का। तो ये उपखंड है। उपखंड समझ आ गया भाई। और 2W बात कर रहा है समन केस। वारंट का उल्टा देख लीजिए समन। तो 2W है और बात किसकी कर रहा है? समन की। ये कह रहा है समन केस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग ए वारंट केस। समन मामला ऐसा मामला अभिप्रेत है, समन मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है। तो जो वारंट मामला नहीं है वो 2W में समन मामला है, समन केस है। क्लियर है भाई? समझ आ रहा है? 2WA जोड़ा गया है कब से? 2008 में जोड़ा गया है, इंसर्टेड बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2008। और WA में बताया है विक्टिम। जी 9 से इन्फोर्स हुआ है। हाँ, 2008 का संशोधन 2008 का है, इन्फोर्समेंट 9 से हो गया वो। ठीक है, तो देखते हैं WA में विक्टिम के बारे में क्या बात कर रहा है। विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन फॉर विच द एक्यूज्ड पर्सन हैज़ बीन चार्ज्ड एंड द एक्सप्रेशन विक्टिम इंक्लूड्स हिज और हर गार्जियन और लीगल ईयर। तो ये कह रहा है कि पीड़ित का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो ऐसे किसी कृत्य या लोभ के कारण कारित हानि या क्षति से पीड़ित हुआ हो जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित किया गया है और पद पीड़ित में उसका या उसकी संरक्षक या विधिक वारिस भी सम्मिलित हैं। केवल वो व्यक्ति ही नहीं जो डायरेक्टली पीड़ित हुआ है, उसके यहाँ क्या बताया कि उसके गार्जियन भी है साथ में और उसके लीगल ईयर जो लीगल ईयर्स हैं वो भी हैं, वो भी पीड़ित की श्रेणी में आएंगे। इज़ दैट ओके? और 2X बात कर रहा भैया वारंट केस की। वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life for a term exceeding 2 years or imprisonment for a term exceeding 2 years। तो जो वारंट मामला है वो यहाँ ये बताया गया है कि वारंट मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। तो जिस अपराध की सज़ा 2 वर्ष से अधिक है, ठीक है,
वो वारंट मामला है। और फिर 2 वर्ष से नीचे वाले जो मामले रह गए वो क्या रह जाएंगे, वो समन मामले रह जाएंगे। ठीक है। और सर जो 2 वर्ष के हैं, 2 जो वर्ष 2 वर्ष के हैं, 2 वर्ष के भी समन में ही रहेंगे, 2 वर्ष से अधिक जाएंगे वो वारंट में जाएंगे। ठीक सर। ठीक है। और वाई क्या कह रहा है, वाई कह रहा है कि वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हेयर इन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द इंडियन पिनल कोड 45 of 1860 हैव द मीनिंग्स रेस्पेक्टिवली असाइंड टू देम इन दैट कोड। और ये कह रहा है कि उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस संहिता में है। क्या समझे? तो इन्होंने ये बता दिया कि कोई शब्दावली यदि ऐसी है जो यहाँ परिभाषित नहीं है, लेकिन कहाँ परिभाषित है, आईपीसी में परिभाषित है, तो उनका वही अर्थ लगेगा जो उनका अर्थ वहाँ लगता है, वही अर्थ यहाँ लगेगा। क्लियर है भाई? इज दैट ओके? यस सर। तो भाई आज की क्लास का विराम हम यहीं करते हैं। आज धारा 2 को हमने पूरा समझा। हाँ सदब। सर। हाँ जी सर, ये सर लोप क्या होता है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये कार्य या लोप के कारण कोई हानि, इसमें जो पीड़ित है ये इसमें दिया हुआ है, ये लोप क्या होता है सर? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। समझ में नहीं आ रहा। इस सवाल का जवाब कौन देगा? कल्पना आप बता दीजिए सदब को कि लोप क्या होता है। कल्पना। जी सर। सदब ये पूछ रही है कि आईपीसी हाँ आईपीसी की धारा 33 में लोप को वर्णित किया गया है। अरे बता दो उसे, वो लोप तो समझ ही नहीं आ रहा उसे। अब तुमने भी बात अधूरी छोड़ दी। जी वो तो आपने बता दिया कि 33 में लोप बताया है। अब उसे समस्या तो ये है कि उसे लोप ही समझ में नहीं आ रहा। फिर बात तो वहीं की वहीं रह गई जहाँ से समस्या शुरू हुई थी। पर लोप ये है कि जो कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी किसी कार्य के लिए नियुक्त है, उसको उस कार्य को करने से रोकना, ये लोप है। एक्चुअली सदब कार्य का विलोम लोप है। लोप आप कोई कृत्य कर रहे हैं तो वो आपका कार्य है। ठीक है। आप कोर्ट में वकालत करने आ रहे हैं तो वो आपका एक्ट है। और अगर कोर्ट में नहीं आ रहे हैं तो आप कोर्ट में आने का लोप कर रहे हैं। समझ आ गया? यानी सर छुपा रहे, यानी सर इसका मीनिंग ये होगा कि छुपाना। करने के लिए आप लीगली बाउंड थे। हाँ, नहीं, छुपाना नहीं है। छुपाना नहीं है। ऐसा एक्ट है जिसको करने के लिए यू आर लीगली बाउंड, बट आप उसे नहीं करते हैं। जैसे कि आपका काम था समय पे रेलवे की पटरियों को जोड़ना, आपने वो नहीं किया और ट्रेन गुजरी, एक्सीडेंट हो गया, तो आपने ओमिशन किया अपने वर्क में, जिसके लिए आप लीगली बाउंड थे। आपने लोप किया। हॉस्पिटल में हैं और आपको मेडिसिन टाइम से देनी थी एक आदमी को, आपने नहीं दी और वो मर गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये ऑफेंस कहते हैं। तो वो ओमिशन हो गया, अब लोप हो गया, जिसको ना करने से, काम को ना करने से कोई ऑफेंस कमिट होगा। जिस कार्य को आप, यानी सर लापरवाही। हाँ, लापरवाही तो एक अलग चीज़ है। आप बिल्कुल कर ही नहीं रहे उस काम को, आप ड्यूटी बाउंड थे उसे करने के लिए। भाई कोई जज साहब हैं, उनकी ड्यूटी है कि वो 10 बजे बैठ के कोर्ट में सुनवाई करें, तो वो तो उनका एक्ट है। और वो बिना किसी कारण के, बिना किसी अनुपस्थित छुट्टी लिए वो कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, तो वो अपने कृत्य का लोप कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। तो कुछ करना है एक्ट और कुछ ना करना है लोप। सीधी सिंपल भाषा में ऐसे समझें, टू डू एक्ट और नॉट टू डू लॉ। आप जो कार्य करने के लिए वैध रूप से आबद्ध थे, यदि वह आप वो कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप उस कार्य का लोप कर रहे हैं, ये समझिए। समझ आ गया सदब? ओके सर। हाँ, चलिए सर, ओके सर, थैंक यू। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर। और जो नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं क्लास में,
वो अपने व्यूज़ भी हमारी क्लास के विषय में दें। ठीक है, सभी का धन्यवाद, नमस्कार।